हेलो स्टूडेंट। पिछले वीडियो में अभी हमने आपको मानव स्वभाव के बारे में चर्चा करी थी कि हॉब्स ने मानव स्वभाव को क्या बताया है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी कि राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक सिद्धांत क्या है। राज्य की उत्पत्ति संबंधित सामाजिक समझौते के सिद्धांत का प्रतिपादन 17वीं और 18वीं शताब्दी में हुआ था और इस सिद्धांत के जो समर्थक विचारक थे उनका कहना था कि राज्य एक मनुष्य द्वारा निर्मित संस्था है और समझौते का परिणाम है। इन विद्वानों ने माना कि राज्य की उत्पत्ति के पूर्व की अवस्था को अराजक अवस्था या प्राकृतिक अवस्था कहा जाएगा, लेकिन इस अवस्था में मनुष्य को कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आई जिसके कारण उसे राज्य का निर्माण करना पड़ा। इन प्रॉब्लम्स के कारण ही लोगों ने आपस में समझौता करके एक राज्य की स्थापना की और अपने प्राकृतिक अधिकारों का त्याग करके राज्य द्वारा जो रक्षित नागरिक अधिकारों को प्राप्त किया। रक्षित मतलब जो राज्य द्वारा उन्हें दिए गए थे। इसी को राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौता सिद्धांत कहा जाता है। राज्य को समाज के उन व्यक्तियों द्वारा किए गए समझौते का परिणाम मानता है जो उन संगठन निर्माण के पूर्व सब प्रकार के राजनीतिक नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त थे। हालांकि सामाजिक समझौते के सिद्धांत का इतिहास बहुत प्राचीन है। सबसे पहले जहां हम पश्चिम की बात करते हैं वहां हम पहले भारतीय राजनीतिक विचारकों की चर्चा करें तो इसमें महाभारत के शांति पर्व में कहा गया है कि राज्य की स्थापना के पूर्व अराजक दशा में मत्स्य न्याय था, जिसे समाप्त करने के लिए राज्य का निर्माण किया गया था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र और वाल्मीकि की रामायण में भी इस सिद्धांत की चर्चा मिलती है। बौद्धों के त्रिपिटक से भी इसी बात का सबूत मिलते हैं। जैन विचारकों के अनुसार अभाव के कारण दुखी होकर मनुष्यों ने आपस में समझौता करके राज्य की स्थापना की थी और राज्य की स्थापना के पूर्व मनुष्य की स्थिति अच्छी थी, परंतु वह अविवेकी था। उसमें लाभ, क्रोध और युद्ध की भावनाएं फूट-फूट कर भरी हुई थी। इसीलिए लोगों ने क्या हुआ, राजा की रचना की और उसे सबकी सहमति से उसे महासम्मत कहा गया। पश्चिमी संस्कृति में ओल्ड टेस्टामेंट में भी इस सिद्धांत के बीज देखने को मिल जाते हैं और इसी तरह की जो थ्योरी है वो सोफिस्ट में भी यूनान के बीच में प्रचलित है। इसीलिए ये माना जाता है कि शक्तिशाली जो लोग थे वो निर्बल को तंग करते थे और इसी मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए लोगों ने समझौता करके राज्य का निर्माण किया है। विधिवत रूप से जो ये समझौता सिद्धांत है वो 17वीं और 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन के हॉब्स, लॉक तथा फ्रांस के रूसों ने की थी। इसकी जो विधिवत रूप से जो खोज है या इसका निर्माण है सामाजिक समझौते का, वो इन तीनों ने किया था। उसमें 17वीं ब्रिटेन के तो हॉब्स और लॉक है और फ्रांस के रूसो है। इन विद्वानों ने इस बात पर अपनी सहमति प्रकट की थी कि राज्य की उत्पत्ति के पूर्व मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में था। इस अवस्था में मनुष्य को कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जिन्हें दूर करने के उद्देश्य से लोगों ने समझौता करके राज्य का निर्माण किया। परंतु राज्य की स्थापना से पूर्व की अवस्था कैसी थी, समझौते की शर्तें क्या थी और यह समझौता किन दलों के बीच हुआ, इनके संबंध में इनमें एक मत नहीं है। तीनों विद्वानों में अलग अलग मतभेद देखने को मिलते हैं। क्योंकि हमने पुराने वीडियो में पिछले वीडियो में आपको बताया कि हॉब्स ने तो प्राकृतिक जो अवस्था है उसका बहुत ही दयनीय चित्र खींचा था और उन्होंने जो मनुष्य को भी एक स्वार्थी प्राणी माना है। उनका मानना था कि मनुष्य अपनी शक्ति बढ़ाने की अतृप्त इच्छा रखता है और अपने हितों की रक्षा के लिए आत्म संरक्षण के सिद्धांत पर बल देता है। हॉब्स का मनुष्य न केवल अपने व्यक्तिगत पदार्थों पर ही अधिकार बनाए रखना चाहता था,
बल्कि दूसरों की संपत्ति को भी हड़पना चाहता था। लोग एक दूसरे से भयभीत रहते थे। इस अवस्था में प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे का दुश्मन बना रहता था। उस समय एक बात जो प्रचलित थी वो ये थी कि जिसे मार सको मारो, जो हड़प सको उसे हड़प लो। न्याय के लिए यहाँ पर कोई स्थान नहीं था। हर तरह चारों तरफ लूटपाट मची हुई थी, निरंतर संघर्ष की अवस्था विद्यमान थी। और हॉब्स की जो प्राकृतिक अवस्था है वो पूरी तरह से अंधकारपूर्ण थी। उसमें सुरक्षा का कहीं भी नामो निशान नहीं था। ये कहा जाता है कि हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य भूखे भेड़िए की तरह एक दूसरे को फाड़ खाने के लिए तैयार रहते थे। हमने पूर्व में भी आपको बताया कि हॉब्स के अनुसार मनुष्य का जीवन एकांकी था, पाशविक था, क्षणिक था। मनुष्य के कुछ प्राकृतिक अधिकार और नियम अवश्य थे, परंतु इन नियमों का पालन और अधिकारों का उपयोग मनुष्य स्वेच्छा से ही किया करता था, क्योंकि किसी भी तरह की नियंत्रणकारी संस्था का अभाव था। इसी अभाव के कारण लोगों ने राज्य रूपी संस्था की कमी महसूस की और प्राकृतिक अवस्था अधिक दिनों तक नहीं चल सकी। और मनुष्य अपने जीवन से प्रेम करता था, इसीलिए उसने अपने जीवन को अनिश्चितता को निश्चितता में बदलने के लिए और निरंतर युद्ध की दशा का अंत करने के लिए आपस में समझौता किया और एक राज्य की स्थापना करने का निर्णय लिया। उनका कहना था, जिसमें उसने एक कमिटमेंट किया कि मैं इस व्यक्ति के समूहों को इस शर्त पर अधिकार देता हूँ और अपने आप को शासित करने के अधिकार को छोड़ता हूँ, ताकि आप भी उसे अपने अधिकार दे दें और इसके सब कार्यों को उसी रूप में अधिकृत करें। इस प्रकार जब सभी लोगों ने समझौता कर लिया, तब राज्य नामक संस्था का जन्म हुआ। तो ये क्लियर हो गया कि हॉब्स का मनुष्य सहज ही तैयार नहीं हुआ, बल्कि उसने बहुत धक्के खा करके लिया, और वो तब लिया कि मैं भी दे रहा हूँ, तुम भी दो। इस तरह का कमिटमेंट कोई भी एक व्यक्ति आगे नहीं आया, बल्कि उन्होंने आपस में कॉपरेट करके ये डिसीजन लिया। हॉब्स का जो सामाजिक समझौते हैं उसकी क्या विशेषताएं हैं कि ये समझौता सरकारी न होकर सामाजिक था। समझ में आ गया। दूसरी बात है, इस समझौते में राज्य सत्ता भागीदार नहीं है। समझौते द्वारा जिस व्यक्ति या समूह को अधिकार सौंपा गया वह इनसे ऊपर था, परंतु वह कोई भी ऐसा समझौता नहीं करता था कि अपनी शक्ति का प्रयोग मनुष्य के इच्छानुसार करेगा। इस तरह से लोगों ने अपनी जो शक्तियां उसको दे दी तो वह स्वेच्छाचारी बन जाता था। प्रत्येक व्यक्ति उस समझौते का पालन करने के लिए विवश थे। इस समझौते के अनुसार मनुष्य शक्ति तथा स्वतंत्रता को सदा के लिए अपना त्याग देना था उसको, और राजा के आत्ताई होने पर भी वो उसके विरुद्ध विद्रोह नहीं कर सकते थे, और अगर राजा किसी तरह का अत्याचार भी करता तो भी उसे अन्यायपूर्ण नहीं माना जा सकता था। तो ये थी हमारी हॉब्स की जो सामाजिक समझौते का चित्रण हमने किया था। आगे हम दूसरे उसमें करेंगे लॉक का जो चित्रण है वो क्या है। तो कंपैरिजन हम इसी बता देती हूँ मैं आपको थोड़ा सा कि लॉक ने क्या कहा कि लॉक का ने कि राज्य की स्थापना के पूर्व भी, ध्यान दीजिएगा, लॉक के अनुसार कि राज्य की स्थापना के पूर्व जो प्राकृतिक अवस्था का जो चित्रण लॉक ने किया है वह हॉब्स के चित्रण से अलग है। हॉब्स की तरह वह मनुष्य की प्राकृतिक अवस्था के जीवन को जंगली, घृणित और क्षणिक नहीं मानता था। उनके अनुसार, किसके अनुसार? लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य का जीवन शांत और आदर्श था। मनुष्य का प्रत्येक कार्य उचित, अनुचित, अधर्म, पुण्य, पाप की स्वाभाविक भावना का अवधूत था। मनुष्य के प्राकृतिक अधिकार थे, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि इन प्राकृतिक नियमों की व्यवस्था करने वाला कोई नहीं था कि उचित क्या है, अनुचित
क्या है, और यदि आपस में व्यक्तियों में किसी तरह का मतभेद हो जाए तो कोई भी एक सर्वमान्य डिसीजन करने वाला नहीं था। इसीलिए लॉक के लोगों ने एक राज्य नामक संस्था की आवश्यकता अनुभव की, और अपनी प्राकृतिक अवस्था की कठिनाइयों को दूर करने के उद्देश्य से लोगों ने एक समझौता किया जो सभी लोगों के साथ हुआ, और उन्होंने प्राकृतिक अवस्था का अंत कर दिया। लॉक ने और एक सभ्य समाज की स्थापना की गई। इन दोनों में अंतर देखिए कि जहां हॉब्स ने प्राकृतिक अवस्था के मनुष्य ने अपने सभी अधिकारों का समर्पण किया, वहां लॉक का कहना है कि मनुष्य ने संपूर्ण समाज को कुछ ही अधिकार सौंपे जिससे उनकी असुविधाओं का अंत हो सके और शेष अधिकार अपने पास रखे। समाज के निर्माण के बाद किसी एक व्यक्ति को शासक बनाया गया जिसे समाज के प्रत्येक व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता एवं संपत्ति की रक्षा करने की शपथ लेनी पड़ी। लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी ये लॉक के प्राकृतिक अधिकार थे जो कि उसने संजोकर रखे थे। इस प्रकार ये स्पष्ट हो जाता है कि लॉक के अनुसार मनुष्य ने दो प्रकार के समझौते किए। एक समझौता तो आपस में किया गया जिससे समाज की उत्पत्ति हुई, और दूसरा समझौता शासक के साथ किया गया जिसमें राज्य नामक एक संस्था की उत्पत्ति हुई। और लॉक ने सीमित तथा वैधानिक राजतंत्र का समर्थन किया, किंतु हॉब्स ने क्या कहा कि राजा निरंकुश हो सकता है। उसने निरंकुश राजतंत्र में अपना विश्वास प्रकट किया। तीसरी बात आती है रूसो की। रूसो ने प्राकृतिक अवस्था के मनुष्य का जो चित्रण किया है वह हॉब्स और लॉक दोनों से भिन्न है। रूसो का कहना था कि प्राकृतिक अवस्था के मनुष्य सादगी और स्वच्छता से जीवन व्यतीत करते थे, भोले भाले थे, वन्य पुरुष थे जो पवन की तरह जहाँ चाहते थे, जहाँ इच्छा होती थी वहाँ चले जाते थे और वही काम कर लेते थे। उनकी जो आवश्यकताएं थी वो बहुत कम थी और जिनको वह थोड़े से संसाधनों के द्वारा पूरी कर लेते थे। सरल प्रकृति के व्यक्ति थे। उनको ज्यादा अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं था, उचित अनुचित का भी ज्ञान नहीं था, और वो सहज पूर्ण स्वतंत्रता, समानता का उपभोग करते हुए सामान्य जीवन जीते थे। परंतु मनुष्य की ये जो एक स्वर्ग संबंधी जो बातें हैं वो बहुत दिनों तक, स्वर्ग संबंधी स्वर्गिक स्थिति बहुत दिनों तक नहीं टिक सकी, क्योंकि धीरे धीरे लोगों की संख्या बढ़ने लगी, उपभोग की सामग्री कम पड़ने लगी और व्यक्तिगत संपत्ति की भावना जागृत होने लगी। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, लोगों के मन में ईर्ष्या, द्वेष, संघर्ष उत्पन्न होने लगा और मनुष्य की आपस में समझदारी खत्म होने लगी और उनकी स्वतंत्रता और समानता का अंत होने लगा और मारकाट की स्थिति उत्पन्न हो गई। इस दुखपूर्ण अवस्था का अंत करने के लिए फिर लोगों ने एक राज्य नामक संस्था की आवश्यकता अनुभव की और ये सोचना प्रारंभ कर दिया कि एक ऐसे समाज की स्थापना हो जो अपनी सामूहिक शक्ति से प्रत्येक सदस्य मनुष्य की जान माल की रक्षा कर सके और इस समाज में रहकर वह अपनी स्वतंत्रता को अक्षुण्ण बनाए रखे। मनुष्यों ने आपस में समझौता किया और प्रत्येक मनुष्य अपनी स्वतंत्रता, अधिकार और शक्ति समाज को अर्पित कर दे, क्योंकि समाज व्यक्तियों की समाप्ति है और समाज का निर्माण व्यक्तियों की सहमति से ही हुआ है। रूसो के अनुसार भी समझौता दो पक्षों में हुआ, जैसा लॉक के समय में हुआ था कि एक तो व्यक्तियों के बीच में, एक व्यक्ति और शासक के बीच में। तो इसमें भी रूसो का जो समझौता है वो एक पक्ष में व्यक्ति व्यक्तिगत रूप में रहता है और दूसरे पक्ष में व्यक्ति सामूहिक रूप में रहता है। इस प्रकार रूसो शासन संचालन की शक्ति संपूर्ण जनता का समर्पित करते हुए एक प्रजातंत्र की स्थापना करना चाहता है और वह समाज की सामान्य इच्छा को ही सर्वोच्च स्थान प्रदान करता है। तो इस तरह से ये हमने रूसो की हॉब्स लॉक रूसो के सामाजिक समझौते के सिद्धांत के बारे में चर्चा करी। आशा है ये चर्चा आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगी। धन्यवाद।